Hello students, myself Dr. Romila Karnawat from Department of Chemistry, SCRS, Government PG College, Savai Madhopur. Today we will study about calculation of coefficients of atomic orbitals of sp2 hybridized orbitals in quantum mechanics of physical chemistry BSc Part 3 syllabus. आज हम BSc Part 3 syllabus के भौतिक रसायन में क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत sp2 संकृत कक्षकों के परमाणुीय कक्षकों के गुणांकों के परिकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। Previous lecture में we have studied about the calculation of coefficients of atomic orbitals of sp hybridized orbitals and the concepts of quantum mechanics on which the calculation is based. Previous lecture में हम sp संकृत कक्षकों के परमाणुीय कक्षकों के गुणांकों के परिकलन के बारे में तथा क्वांटम यांत्रिकी के कुछ नियम जिनके ऊपर या अभिधारणाएं जिनके ऊपर इसका परिकलन निर्धारित है आधारित है उसका हमने स्टडी किया था, अध्ययन किया था। आज हम उसी के कंटिन्यूएशन के अंदर देखते हैं कि sp2 संकृत कक्षकों के परमाणुीय कक्षकों के गुणांकों का परिकलन किस प्रकार किया जा सकता है। मैं प्रीवियस लेक्चर की यहाँ पर लिंक शेयर कर रही हूँ जिसके आधार पर आप देख सकेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने कुछ नियम जो जिनके ऊपर इसका निर्धारण आधारित है उसका आप रिवीजन कर सकते हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर है। So now as we know that three sp2 hybridized orbitals are formed by overlapping of 1s and 2p orbitals. जैसा कि हम जानते ही हैं कि एक s और 2p कक्षकों के अतिव्यापन के द्वारा sp2 संकृत कक्षक बनते हैं और इन sp2 संकृत कक्षकों जो तीन संकृत कक्षक बनेंगे यहाँ पर क्योंकि तीन ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, अतिव्यापित हो रहे हैं, तो तीन कक्षक जिनकी समान ऊर्जा है उनके तरंग फलन हम निम्न समीकरणों के द्वारा दे सकते हैं। So wave functions of these three hybridized orbitals are given by the following equation. First one is psi1 is equal to a1 psi s plus b1 psi px plus c1 psi py. Psi2 is equal to a2 psi s plus b2 psi px plus c2 psi py. Similarly, psi3 is equal to a3 psi s plus b3 psi px plus c3 psi py. So here a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2 and c3 are linear combination coefficients or mixing coefficients. इन समीकरणों के अंदर a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2 तथा c3 सरल रेखीय संयोजन गुणांक है या इनको हम मिश्रित गुणांक भी कह सकते हैं, which are determined on the basis of concepts of quantum mechanics. ये क्वांटम मैकेनिक्स के जो कुछ अभिधारणाएं हैं इसके आधार पर इनका निर्धारण किया जा सकता है। ये सभी कोफिशिएंट की जो कैलकुलेशंस है ये सारी कैलकुलेशंस जो है कुछ कंसेप्ट्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स से, कुछ अभिधारणाएं हैं जिनके आधार पर इनको किया जा सकता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द थर्ड कंसेप्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट। कि यहाँ पर हम जो क्वांटम यांत्रिकी की जो तृतीय अभिधारणा हमने पहले पूर्व वाले लेक्चर के अंदर हमने तीन अभिधारणाएं देखी थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंसेप्ट। प्रथम थी कि जो तरंग फलन है वो प्रसामान्यकृत है, दे आर नॉर्मलाइज्ड। सेकंड थी कि वेव फंक्शंस जो है वो ऑर्थोगोनल है यानी कि तरंग फलन जो है वो लंबकोणीय है। और तीसरा ये था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट, कि जो संकृत कक्षक है वो समतुल्यांक है। और वहाँ हमने ये भी अज्यूम किया था कि s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल सिमेट्रिकल है यानी कि गोलाकार सममित है, सो चार्ज डेंसिटी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द ऑर्बिटल्स। तो इस प्रकार इनका जो आवेश घनत्व है वो सभी कक्षकों के अंदर समान रूप से वितरित होगा। उसी के आधार पर हम यहाँ कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर तीन कक्षक मिल रहे हैं जिनके हमने तीन ये तरंग फलन दिए हैं। तो उस केस के अंदर जो ये s ऑर्बिटल जो है उसके क्योंकि वो जैसा कि हमने कहा कि ये गोलाकार सममित है तो उसके कारण जहां जहां भी कंट्रीब्यूशन जाएगा वहां उसकी चार्ज डेंसिटी या आवेश घनत्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो वितरण होगा वो इक्वली होगा। उसको अब हम किस प्रकार से देख सकते हैं, a1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर इज इक्वल टू a3 स्क्वायर
और क्योंकि हमने कहा कि सब में इक्वल होगा इसलिए प्रत्येक का हिस्सा जो होगा वो 1/3 होगा. सो इट विल बी इक्वल टू 1/3. So now a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to 1/√3. जैसा कि हम जानते हैं कि psi1 amongst all the wave function of 3 hybrid orbitals oriented on x-axis. psi1 जो तरंग फलन है वो कौन से एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड है? x एक्सिस की तरफ अभिविन्यासित है. अगर ये x एक्सिस की तरफ अभिविन्यासित होगा तो नेचुरली यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो एक तो s कक्षक का होगा, दूसरा जो x एक्सिस की तरफ जो p ऑर्बिटल है दैट इज px ऑर्बिटल, सिर्फ उसका ही यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होगा, अंशदान होगा. लेकिन जो कंट्रीब्यूशन ड्यू टू पी वाई यानी कि y एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल है पी वाई, उसकी वजह से कोई भी इसके अंदर अंशदान नहीं होगा या इसको हम नगण्य या जीरो मान सकते हैं. और इसीलिए हम यहाँ पर C1 को एज्यूम करेंगे एज जीरो. So there will be no psi1 amongst all the wave functions of the 3 hybrid orbitals is oriented on x-axis. So there will be contribution of s and px orbitals only, and contribution due to py orbital will be negligible. Thus C1 will become now 0. जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, जो मैं वापस से इसको रिपीट कर देती हूँ कि जो 3 वेव फंक्शन है उसमें से जो psi1 है वो x एक्सिस के सापेक्ष है, इसलिए यहाँ पर जो भी अंशदान होगा वो s और x एक्सिस के जो सापेक्ष p ऑर्बिटल है यानी कि px ऑर्बिटल के कारण ही यहाँ पर अंशदान होगा. py के कारण जो अंशदान होगा वो नगण्य होगा और इसीलिए हमने यहाँ पर C1 को 0 मान लिया है. Now psi1 is normalized wave function. फर्स्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं. तो जैसा कि हमने पूर्व में देखा था कि जब हमने नॉर्मलाइज वेव फंक्शन लिया था तो वहां पर आया था a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 sp के केस में. तो यहाँ पर sp2 के केस में आएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. जैसा कि अभी हमने देखा कि c1 की वैल्यू यहाँ 0 है तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा. सो नाउ रिमेनिंग इक्वेशन जो अब हमारे पास रिजल्टेंट मिलेगी वो होगी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और a1 की वैल्यू जैसा कि अभी हमने निकाली है 1/√3 है, तो a1 स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1/3. तो इक्वेशन नंबर 6 के अंदर हम a1 स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो 1/3 प्लस b1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 और b1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/3. इसको हम इधर की साइड ले जाएंगे. सो 1 माइनस 1/3, 1 minus 1/3 will be equal to 2/3. So b1 square will be equal to 2/3 और b1 is equal to root 2/3. तो हम ये देख सकते हैं कि इस प्रकार हमने इक्वेशन 5 में a1, a2, a3 और इक्वेशन नंबर 8 के अंदर हमने b1 की वैल्यू डिटरमाइन कर ली है. Now psi1 and psi2 and similarly psi1, psi3 they are orthogonal. कि psi1, psi2 और psi1, psi3 जो है वो ऑर्थोगोनल है, लंबकोणीय है. लंबकोणीयता की यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं. सो psi1, psi2 d2 is equal to 0 and psi1, psi3 d2 is equal to 0. Now according to the concept of the orthogonality, लंबकोणीयता की अभिधारणा के अनुसार क्या होगा? अगर ये दोनों लंबकोणीय है तो a1, a2 plus b1, b2 will be equal to 0. और इसी प्रकार सेकेंड वाला जो हमने लिखा है यहाँ पर psi1, psi3 के अकॉर्डिंगली a1, a3 plus b1, b3 will be equal to 0. अब इस प्रकार इक्वेशन नंबर 9 से b2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. इक्वेशन नंबर 10 से हम b3 की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो इक्वेशन नंबर 9 के अकॉर्डिंगली b2 विल बी इक्वल टू, अब अगर इसको हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं तो माइनस a1 a2 हो जाएगा. सो b2 विल बी इक्वल टू माइनस a1 a2 डिवाइडेड बाय b1. अब क्योंकि हमें a1, a2, b1 की वैल्यू मालूम है तो हम b2 की वैल्यू भी निर्धारित कर सकते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर. तो a1 और a2 की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और b1 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 डिवाइडेड बाय √2/3. सो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू माइनस 1/√6. इसी प्रकार b3 की वैल्यू भी हम इक्वेशन नंबर 10 के द्वारा निकाल सकते हैं. सो a1 माइनस a1 a3 डिवाइडेड बाय b1 दैट वुड बी इक्वल टू अगेन a1 a3 और b1 की हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. सो इट कम्स आउट टू बी माइनस 1/√6. इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं. तो हमारे पास जो वैल्यू अब मिलेगी वो होगी माइनस 1/√6. नाउ नेक्स्ट वेव फंक्शन के लिए भी हम यही कहते हैं कि psi2 इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. तो इस प्रकार psi2 स्क्वायर d2 विल बी इक्वल टू 1.
सो ए स्क्वायर अगेन क्योंकि सेकेंड वेव फंक्शन के लिए है, तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 और c2 स्क्वायर विल बी रिटन एज 1 माइनस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब अगर हमारे पास क्योंकि a2 की वैल्यू आ चुकी है, b2 की वैल्यू आ चुकी है, तो इस प्रकार हम c2 की वैल्यू भी इस इक्वेशन नंबर 13 के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a2 एंड b2 इन अबव इक्वेशन, इसके अंदर हम a2 और b2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें c2 स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। सो c2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस a2 स्क्वायर की वैल्यू 1/3 और b2 स्क्वायर की वैल्यू होगी 1/6 बिकॉज 1/√6 थी, तो अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/6 हो जाएगा। अगर इसकी हम वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगी 1 माइनस, अगर इसको हम लेंगे तो 6 इसका एलसीएम आ जाएगा और इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, तो वैल्यू इसकी आ जाएगी 1/2 और c2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 1/√2 हो जाएगी। Now third wave function, that is psi3, that is also normalized wave function. So psi3 square d2 is equal to 1. So a3 square plus b3 square plus c3 square is equal to 1. So c3 square will be equal to 1 minus a3 square plus b3 square. Now substituting the value of a3 square and b3 square in this equation, we get 1 minus 1/3. a3 square is 1/3. b3 square is equal to 1/6. अगर इसकी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वही अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो चूंकि हमने C2 को यहाँ पर 1/√2 लिया है, इसलिए C3 की वैल्यू जो है हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे प्लस माइनस 1/√2। तो इस प्रकार इक्वेशन नंबर 14 और 15 के द्वारा अब हमने C2 और C3 की वैल्यू भी डिटरमाइन कर ली है। सो हियर C2 एंड C3 आर डिफरेंट। अगर C2 पॉजिटिव है तो C3 जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि जैसा कि अभी हमने देखा कि C2 की वैल्यू हमने ली अगर 1/√2 तो C3 की वैल्यू हमको लिखनी पड़ेगी माइनस 1/√2। तो इस प्रकार 16 और 17 इक्वेशन के द्वारा अब हमने C2 और C3 की वैल्यू एग्जैक्टली एक दूसरे के रेफरेंस में निकाल ली है। Now if wave function psi2 and psi3 are orthogonal, जैसा कि पहले हमने psi1 psi3 का कर लिया था, psi1 psi2 का कर लिया था, अब psi2 और psi3 है ये भी ऑर्थोगोनल होंगे, तो इसके आधार पर a2 a3 plus b2 b3 plus c2 c3 will also be equal to 0। तो इस प्रकार अब हम जो इक्वेशंस फॉर वेव फंक्शन है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के लिए उनको लिख सकते हैं। कैसे? पहले वाला था a1 psi s प्लस b1 psi px, तो यहाँ पर हमने a1 की वैल्यू रख दी, यहाँ पर हमने b1 की वैल्यू रख दी, और जैसा कि वहाँ पर c1 का जो कंट्रीब्यूशन था वो 0 था, इसलिए यहाँ पर थर्ड टर्म नहीं आएगी, क्योंकि 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो 2 ही टर्म आएंगी। सेकेंड वाले केस के अंदर psi2 इज इक्वल टू 1/√3 a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, और यहाँ पर हम c2 की वैल्यू रख देंगे, और इसी प्रकार psi3 के अंदर हम a3 की वैल्यू, b3 की वैल्यू, और इसी प्रकार यहाँ पर हम c3 की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास ये तीन इक्वेशंस 18, 19, 20 जो वेव फंक्शंस है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की, उनकी हमने इक्वेशंस जो है वो निर्धारित कर ली, व्युत्पन्न इनका हमने कर लिया। सो thus we have derived the equations for wave functions of sp2 hybridized orbitals in this manner. So in next lecture now we will study about the calculation of coefficients of atomic orbitals of sp3 hybridized orbitals. नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम sp3 संकरित कक्षकों के परमाणुीय कक्षकों के परमाणु गुणांक के परिकलन के बारे में अध्ययन करेंगे।